हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, होपफुली सब ठीक होंगे। कुछ यहाँ रिलैक्सेशन और स्कीम की बात करने जा रहे हैं हम। इसके अंदर बेसिकली आपका एक क्विक रेफरेंस वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर आपने देखा कि पूरे लॉकडाउन के दौरान कई सारे एमसीए के नोटिफिकेशंस आए, कई सारे सर्कुलर आए, जिसके अंदर कई सारी छूट दी गई एक तरीके से कंपनीज को और एलएलपीज को। तो वो सारी छूटें बेसिकली क्या है, तो उसके अंदर से 10 इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं बेसिकली, जो कि एमसीए ने लिए हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, जिसका इंपैक्ट पड़ेगा हमारी कंपनीज के ऊपर भी और एलएलपीज के ऊपर भी। तो उसके ऊपर फटाफट से बात करेंगे। एक तरीके से आपका क्विक रेफरेंस है, जो कि मल्टीपल नोटिफिकेशन से उठा के ये बनाया गया है, ठीक है ना। तो क्या क्या रिलैक्सेशंस मिली हैं, क्या क्या स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है एमसीए ने, जो कि बेनिफिशियल है कंपनीज के लिए और एलएलपीज के लिए। तो बात करते हैं, सबसे पहले पहला पॉइंट आता है जो कि बात करता है कि रिलैक्स द रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग बोर्ड मीटिंग विद फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर। मतलब क्या है कि पहले जो हमारी बोर्ड मीटिंग्स हुआ करती थी, उसके अंदर डायरेक्टर्स वगैरह को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, बट ऑब्वियस बात है ड्यू टू लॉकडाउन एंड ऑल सारे डायरेक्टर्स फिजिकली प्रेजेंट हो और फिर बोर्ड मीटिंग हो पाए, ये पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए क्या कहा गया कि भैया आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड रिपोर्ट्स वगैरह की अगर अप्रूवल करनी है, बोर्ड मीटिंग्स आपको कंडक्ट करनी है, तो वो आप विदाउट फिजिकल प्रेजेंस भी कर सकते हो बाय वे ऑफ थ्रू ऑब्वियसली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, या फिर कोई ऑडियो वीडियो कोई भी मीन्स है, किसी भी इस तरीके से कोई भी ऐसा मीन जिसमें आपको फिजिकल प्रेजेंट होने की आवश्यकता ना हो और आप वो मीटिंग कंडक्ट कर पाओ। तो ये एक तरीके से फैसिलिटी दी गई, रिलैक्सेशन दिया गया, और ये दिया गया है टिल 30 जून 2020, मतलब 30 जून से पहले पहले लोग चाहें तो इस फैसिलिटी को अवेल करते हुए अपनी बोर्ड मीटिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है कि पहले जो हमारे बोर्ड मीटिंग्स वगैरह हुआ करते थे, तो उसमें एक रूल था। क्या रूल था कि बोर्ड मीटिंग जो आपके होंगे उसके बीच में आपका गैप होना चाहिए, मतलब जो उसके बीच का जो गैप है वो आपका 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक बोर्ड मीटिंग आपने की, उसके 120 डेज के अंदर अंदर आपकी दूसरी बोर्ड मीटिंग भी हो जानी चाहिए, फिर 120 डेज के अंदर तीसरी बोर्ड मीटिंग भी हो जानी चाहिए। मतलब उनके बीच का गैप 120 दिन से कम हो चलेगा, लेकिन 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगेन फिर लॉकडाउन आया, आप सपोज करो कोई अगर इस मेजर को फुलफिल नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली बात है वायलेशन मानी जाएगी। तो उसके लिए फिर रिलैक्सेशन दिया गया, कहा गया क्या कि आपको 60 दिन और दिए जाते हैं। मतलब कि अब जो आप बीच का डिफरेंस है दो बोर्ड मीटिंग के बीच का, वो आपका 180 दिन भी होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 180 डेज तक भी अगर वो होता है तो उसको लेके वो वैलिड माना जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मतलब उसको 60 डेज से आपको और एक्सटेंड कर दिया गया, विच इज अगेन अ रिलैक्सेशन। अच्छा, ये कब तक के लिए किया गया है, तो ये किया गया है आपके 30 सितंबर तक के लिए। 30 सितंबर 2020 तक आपकी ये चीज जो है वो मान्य रहेगी। अगेन दिस इज अ वन टाइम रिलैक्सेशन, ओके। फिर बात करते हैं कि कंपनीज अफर्मेशन ऑफ रेडीनेस टुवर्ड्स कोविड-19। मतलब क्या है, एक फॉर्म बेसिकली इशू किया गया एमसीए के द्वारा, जिससे कि ये पता चल सके कि कंपनी प्रॉपरली अवेयर है कि नहीं, कंपनी को प्रॉपरली इस बारे में जानकारी है कि नहीं। तो इस फॉर्म को भी एक इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज अगेन अ रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, जिसको कि आपको फिल करके पे करना है, मतलब आपको फॉर्म वो अपलोड करना है, जमा करना है आपके एमसीए के अंदर। और उसके लिए कोई आपको डीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई फीस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है। जिस एक बस कह लो कि आपका सिंपल एक मेजर, एक स्कीम है, जिसके थ्रू आपको ये फॉर्म को अपलोड कर देना है, पहुंचा देना है कहां पे, आपके एमसीए तक ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि हर एक कंपनी के अंदर एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है वो बंदा जो कि इंडिया में रहा हो कम से कम 182 डेज। अब सपोज करो कि इंडिया के बाहर गया हुआ था कुछ ही दिन के लिए, लेकिन वो बेचारा वहां फंस गया, तो उस केस में तो फिर वायलेशन मानी जाएगी रेसिडेंट डायरेक्टर की। तो अगेन कहा गया कि अगर कोई इसको फुलफिल नहीं कर पाता है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 जो हमारा खत्म हुआ, अगर उसके अंदर कोई इस चीज को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उस केस में भी उसको वायलेशन नहीं मानी जाएगी, उसको नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा, ओनली फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। तो अगेन दिस इज अ वन टाइम मेजर। फिर बात आती है कारो को लेके। अब कारो आपने सुनने में आया था कि कारो 2020 एक नया इंट्रोड्यूस किया गया था 25 फरवरी को। मतलब कि आपको पता ही है पहले कारो 2016 चला था, उसके बाद कारो 2020 इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 25 फरवरी 2020 को, और उसको एप्लीकेबल करना था फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। अब 19-20 के लिए एप्लीकेबल करने का मतलब होता है कि काफी सारा बर्डन आता ऑडिटर्स के ऊपर भी और काफी सारा बर्डन आता कंपनीज के ऊपर भी। तो अगेन उसको रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे कहा गया कि भैया इसको जो एप्लीकेबल करेंगे वो एप्लीकेबल करेंगे हम इसके अगले साल से। अगले साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 से इसको एप्लीकेबल किया जाएगा, 19-20 से एप्लीकेबल ये नहीं माना जाएगा। तो ये भी एक रिलैक्सेशन दी गई है एमसीए के द्वारा। उसके बाद बात आती है सीएसआर की। तो सीएसआर में आपने देखा हुआ है कि सीएसआर एक्सपेंडिचर कुछ करना होता है सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग, जो भी कंपनी इसके अंदर फॉल करती है। इसके अंदर फिर यहाँ पे क्या चेंजेस लाए गए कि जो आपका एक पीएम केयर्स फंड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसके अंदर बेसिकली रिलीफ पहुंचाई जा रही थी
जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में थे। तो उसके लिए एक पीएम केयर फंड बनाया गया और उसमें कहा गया कि जो भी लोग सीएसआर एक्सपेंडिचर करते हैं, अगर वो लोग कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं पीएम केयर फंड के अंदर, तो वो भी माना जाएगा पार्ट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर। मतलब कि ये जनरली इसलिए था कि अगर किसी का कुछ भी ऐसा अनस्पेंट अमाउंट है, मतलब वो अमाउंट जो कि उनको खर्च करना था सीएसआर के अंदर बट उन्होंने नहीं किया गया है, तो उनको एक तरीके से ऑप्शन दिया गया कि भैया आप उन पैसों को डोनेट कर सकते हो, एज अ ट्रांसफर कर सकते हो पीएम केयर्स फंड के अंदर, और उसको माना जाएगा कि आपने सीएसआर एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है। तो ये भी एक रिलीफ थी। जिनके पास भी अनस्पेंड सीएसआर बजट्स हैं या कुछ स्पेंड ऐसी मनी पड़ी हुई थी, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो पीएम केयर्स फंड के अंदर। उसके बाद बात करते हैं एक मॉरेटोरियम पीरियड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है लोगों के लिए। इसके अंदर बेसिकली क्या आया कि एमसीए आया एक प्लान को लेते हुए। प्लान बेसिकली क्या है, जिसके अंदर कहा जाता है CFSS 2020, मतलब कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020, और एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 जो कि मॉरेटोरियम पीरियड है, इसके दौरान अगर किसी की भी कोई फाइलिंग्स पेंडिंग थी, कोई भी ऐसी चीज थी जो कि इन दौरान में डिले हो जाती है, तो उसके ऊपर कोई भी एडिशनल फीस, कोई भी लेट फीस, कोई भी पेनल्टीज वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा किसी भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी फाइलिंग से रिलेटेड। नंबर 1। नंबर 2, साथ ही में यह भी कहा गया कि जो भी कंपनी हमारी इस पीरियड से पहले की, मतलब मॉरेटोरियम पीरियड से पहले की भी अगर किसी कंपनी ने कोई भी फाइलिंग पेंडिंग कर रखी थी, तो वो सारी कंपनीज भी अपनी सारी फाइलिंग को अपडेट कर सकती है और उसके अंदर कोई भी पेनल्टीज, कोई भी लेट फीस वगैरह नहीं लगेगी। मतलब इसका क्या हुआ कि सपोज कोई कंपनी 2 साल से चल रही थी और उसने कोई फाइलिंग वगैरह नहीं की थी बाय एनी रीजन, और उसका काफी डिफॉल्ट्स वगैरह जो एक्यूमुलेट हो रखा था, काफी पेनल्टीज वगैरह एक्यूमुलेट हो रखी थी, तो उस सिनेरियो में वो कंपनीज अब दोबारा से अपनी सारी फाइलिंग्स कर सकती है। जो नॉर्मल फीस जाया करती थी वो फीस जाएगी, कोई भी पेनल्टी, कोई भी फाइन नहीं लगेगा। दिस वन इज द बिगेस्ट एडवांटेज। जितनी भी आपकी कंपनीज थी जो एक तरीके से इनएक्टिव थी या फिर उनपे इतना पेनल्टीज का बर्डन आ गया था कि वो एक्टिव करने का सोच नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं एक तरीके से, और वो सारी पेनल्टी उनकी क्या होगी, रिलैक्स्ड कर दी जाएगी बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। जो भी डिफॉल्टिंग कंपनीज थी, जिनकी भी कंप्लायंस वगैरह पेंडिंग था, तो ऑब्वियसली बात है वो सारे अपने कंप्लायंस को अप टू डेट कर सकते हैं इस मेजर को, इस फायदे को उठाते हुए। अच्छा जी, फिर बात आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बेसिकली मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं उन सभी को 1 साल के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट करनी होती है, जिसके अंदर कोई भी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर मेंबर्स वगैरह नहीं होते। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जितने भी होंगे वो सारे के सारे कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही, बस, और नहीं, और कोई नहीं। वो लोग को एक मीटिंग कंडक्ट करनी होती थी, तो उसके लिए कहा गया कि अगर 2019-20 में ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो पाई है तो उसको भी वायलेशन नहीं माना जाएगा। मतलब कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन एक तरीके से हुआ करता था, एक एक्टिविटी करनी होती थी, बेसिकली एक मीटिंग कंडक्ट करनी होती थी कम से कम फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसके अंदर कोई भी आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर मेंबर्स नहीं होगा। तो अगर ऐसा नहीं हो पाया है किसी कंपनी के अंदर, तो उस चीज को भी वायलेशन नहीं माना जाएगा। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो अपने व्यूज वगैरह शेयर कर सकते हैं बाय वे ऑफ टेलीफोन, ईमेल वगैरह वगैरह, बट अगर उन्होंने मीटिंग नहीं करी है तो उसके अंदर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनीज की। न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनीज का मतलब क्या हुआ कि जब भी कंपनी कोई नई नई इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके अंदर उनको एक फॉर्म भरना होता है INC 20A, जो कि भरना होता है आपको इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन से अंदर अंदर, मतलब विद इन 180 डेज। तो अगर किसी ने ऐसा नहीं कर पाया, ऑब्वियसली बात है इन प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उनको एडिशनल 180 डेज और दिए गए। मतलब अगर 180 दिन आपके पूरे हो गए हैं, स्टिल आपने अगर ये फॉर्म फाइल नहीं किया, ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। आपको और 180 दिन प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अंदर अंदर आपको ये फाइल कर लेना है, ये कंप्लायंस को पूरा कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिनके पास डिपॉजिट्स होता है, तो डिपॉजिट्स के केस में आपने पढ़ा होगा कि क्या रूल होता है। डिपॉजिट्स का रूल बेसिकली ये होता है कि आपका जो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिसको हम कहते हैं फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर जो भी डिपॉजिट्स आपके मैच्योर होने वाले हैं, उसका 20% का आपको एक रिजर्व बनाना होता है। मतलब कि फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब सपोज करें 19-20 की अगर बात कर रहा हूं, तो 20-21 में अगर आपके कोई डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं, तो आपको 19-20 के अंदर अंदर 30 अप्रैल को उसके रिगार्ड में 20% का आपको एक रिजर्व क्रिएट करना होता है, जिसको हम कहते हैं डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। ठीक है, तो एक सेपरेट रिजर्व बेसिकली आपको मेंटेन करना होता है। अब कहा गया कि अगर किसी ने ऐसा नहीं कर पाया, मतलब लॉकडाउन या जो भी इस रीजन की वजह से अगर कोई ये रिजर्व को मेंटेन नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में जो एमसीए है उसने इस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया। मतलब जो 30 अप्रैल की आपकी ड्यू डेट हुआ करती थी, उस केस में कहा गया कि सपोज आपका फॉलोइंग ईयर में अगर कोई ऐसा ड्यू हो रहा है
कोई भी अगर आपका मैच्योर हो रहा है डिपॉजिट, तो उसके रिगार्डिंग में जो आपको इस साल के 30 अप्रैल को करना था, मतलब 30 अप्रैल 2020 को करना था, वो 30 अप्रैल 20 को ना करते हुए अगर आप 30 जून 2020 तक भी कर लेते हो तो कोई भी वायलेशन वहां पे उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई है फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। तो बेसिकली ये मोटी मोटी 10 रिलैक्सेशन थी जो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, आपको एक तरीके से उसको समअप करके आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपको सारी चीजें समराइज्ड वे में आपके पास ये मिल गई होंगी।